नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। किसी की ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या तंजीम को चलाने के लिए उनके प्रतिनिधि का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के चलते कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन करवाए गए, कि जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की होंगी, उनकी समस्याओं का एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए और वो आगे प्रशासन और सरकार तक उनकी दुविधाओं को सामने ला और कहीं ना कहीं वो मसले भी हल हुए। क्या डीडीसी इलेक्शन के बाद डीडीसी मेंबरान को वो पावर दी गई जिन पावरों के दम पर वो आम जनता की समस्याओं का समाधान कर पाए, या अभी भी उनके हाथ में बंधे हुए हैं, यानी करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते? और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले 370 और एब्रोगेशन हुआ 35 एकड़, आम जनता ने खुले हाथों से स्वागत किया, वही अब दूसरी तरफ हर गली से, हर कूचे से आवाज़ आ रही है कि हमें फिर से अपना स्टेटहुड का दर्जा वापस चाहिए। और कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के लोग, सोशल एक्टिविस्ट भी आवाज़ उठाते नजर आए। और यही कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एनसी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें वापस चाहिए अपना स्टेटहुड का दर्जा, और साथ ही साथ जो कि 370 है उसको भी रिस्टोर किया जाए। ये सारी बातें, ये सारे पहलू क्या दर्शाते हैं कि वाकई इलेक्शन आने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुचेतगढ़ से डीडीसी मेंबर, जो जीत कर आए हैं, एक भारी जीत लेकर हासिल है, जनता के विश्वास पर उतरे हैं। जिनके साथ जो टक्कर थी वो ये कहेंगे श्याम चौधरी जी, जो कि दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मात देकर, जनता के विश्वास जीतकर डीडीसी मेंबर जीतकर सामने आए हैं। इन्हीं से बात करेंगे आज तरनजीत सिंह टोनी। चलिए बात करते हैं क्या इन सारी बातों पर सर क्या कहना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, डीडीसी मेंबर क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बड़े ही जोरों शोरों से इलेक्शंस करवाए गए, बाहर से इवन के भाजपा के बड़े बड़े उन्होंने फिल्म स्टार भी मंगवाए इसकी यहाँ पर आकर पब्लिसिटी करने के लिए कि उनके मेंबरान जीतेंगे। जिस तरह से पता नहीं क्या बदलाव आने वाला है सिटी से लेकर, शहरों से लेकर ग्रामीण, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की। तो क्या लगता है आपको कि डीडीसी के इलेक्शन के बाद डीडीसी मेंबरान को वो पावर दी गई जिसके दम पर ये था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए, या अभी भी आपके हाथ बंधे हुए? सर, मैं कहूँगा कि आज भी अगर आप देखें तो हम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो वादा उस वक्त के हमारे साथ जो प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो वादा उस वक्त हमारे साथ अमित शाह जी ने यहाँ पे किया था, तो यही दो जो सबसे बड़े साथी हैं हमारे साथ, जो बीजेपी की तरफ से हर फैसले में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त पूरी रियासत के लोगों ने इन पर विश्वास किया और हम भी कूदे इस इलेक्शन में। चलो, उस और ऊपर वाले का शुक्र है और अपने इलाके के लोगों का शुक्र करता हूँ जिन्होंने उसकी आवाज़ को पहचाना और मुझे जितवाया। लेकिन अगर आप कहो कि जो वादा हमसे किया गया था, जैसे हमको बताया गया था, ये वैसा आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। यही इलेक्शन इन्होंने बोला था कि हम सारे हिंदुस्तान का जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज होगा उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट भी करेंगे, अगर जो एग्जिस्टिंग भी होगा उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और बेस्ट पंचायत राज जो है JNK का बनाएंगे। हमारे साथ में हिमाचल है, बीजेपी शासित सरकार है, राज्य है। मैं कहूँगा कि वहाँ पे जो डीडीसी है उसको 1 लाख रुपया आप वो देते हो CDF, ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर से टूटकर बनी लद्दाख ने अपने हर एक काउंसिल मेंबर को 1-1 करोड़ रुपया दिया। वहाँ हिमाचल में 1-1 करोड़ रुपया CDF है। आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में कि जी 2 हमारी वो बनती हैं UT, और लद्दाख वाली UT में उनके गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया। हमको आज एक 70 लाख रुपया आया जो सेंटर से एक कह रहे थे ये फंड आएगा, वो एक प्लान का पैसा आया, उसमें से 21 लाख रुपया काटा गया जल शक्ति का, बचा 50 लाख रुपया। उस 50 लाख रुपए में आप मुझे ये बताएं, वो भी हम प्लान बना के देना है,
अगर हम इलाके में जा रहे हैं, अचानक कोई कहता है कि यहाँ पे नलका नहीं है, यहाँ पे कोई शमशान घाट पे नलका नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ शेड नहीं है, तो जनाब आप मुझे बताएं हम कैसे वो पूरा करेंगे। हमारे घरों के बाहर ऐसे लोगों का जमावड़ा हो रहा है जैसे हम कोई मंत्री बने हुए हैं। और सरकार की तरफ से जैसा गवर्नर साहब ने भी हमारी मीटिंग में हमारे साथ वादा किया, हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अब तो यकीन हो चला है कि ये बीजेपी की जितनी भी कार्य प्रणाली है, ये सब जुमलों की कार्य प्रणाली है। जुमला सबसे बढ़िया देंगे, 15-15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, काला धन ही पूरा वापस आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। ऐसे पता नहीं कितने जुमले हमारे साथ, हमें भी जो लगता है जो हमारे साथ बोला गया वो भी एक जुमलेबाजी थी, और आज की डेट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़ा जा रहा है पीछे। मैं आपको कहूंगा कि इरिगेशन का मेरे इलाके में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, और रियासत की एक ही पैडी बेल्ट है, एक ही बेल्ट है जहां से जिस बासमती की बात पूरी दुनिया भर में होती है कि सबसे स्वादिष्ट बासमती जो है वो आरएसपुरा की है, जिसकी खुशबू है इस घर में बने तो और 10 घरों में खुशबू जाती है, वो सिर्फ आरएसपुरा की है। लेकिन उस आरएसपुरा को पानी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, उसकी वाहवाही लूटने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी, मैं कह रहा हूं, लिफ्ट इरिगेशन पूरा ठप बैठा है, सारा का सारा ठप बैठा है। इलाके में अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गवर्नर साहब ने बोला है, डिवकॉम डीसी ने बोला है कि जहां जहां वाटर बॉडीज जहां जहां कब्जा हुआ है वहां वहां उनको गिरा के कब्जे रेस्टोर किए, वो वाटर बॉडीज रेस्टोर की जाएं। मैं कहता हूं सुचेतगढ़ को का मसला उठाया जाए, आपको पता चलेगा वहां पे मंत्रियों से लेकर सभी ने तालाब भर लिए हैं, कमर्शियल इदारे खड़े कर दिए हैं, और हद यह है कि जहां आज पानी जो है, जो नीचे ग्राउंड वाटर है, उसकी वो नीचे जा रहा है, बहुत नीचे चला जा रहा है, वो लेवल नीचे गिरता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। आज पीने का पानी जो है नलके का नई बस्ती, गुलाबगढ़, सुचेतगढ़ में रहा ही नहीं है। वहां पे पीएचई का पानी ट्यूबवेल के थ्रू लगाना पड़ा। ये पहली बार हुआ मेरे इलाके में। पानी का लेवल नीचे जा रहा है, वो इसलिए नीचे जा रहा है कि वाटर बॉडी सारी खत्म कर दी है, कब्जे हो रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, और उस पर कोई सख्ती से संज्ञान नहीं ले रहा। इसके बावजूद के पिछले दिनों जब जल शक्ति की मीटिंग हुई, गवर्नर साहब ने बड़ा साफ सुथरे लफ्जों में कहा कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन घबराती है। एक्शन कौन करेगा सर? वही तो कह रहा, हु विल बेल द कैट। जब मंत्री ने ही तालाब पे कब्जा किया हो, जब बड़े बड़े नेताओं ने कब्जा कर लिया हो तालाब के ऊपर, सर मंत्री भी इनके यहाँ, संतरी भी, मैं वही कह रहा हूं, तो कब करेगा कौन? आरएसपुरा के अंदर तालाब पे कब्जे हैं, वाटर बॉडी जहां टाउन है वहां पे तो कब्जे हो गए। अब मैं कहता हूं कि एक सीरियस संज्ञान लिया जाए। आप तहसीलदार रेवेन्यू से पूछें कि वाटर बॉडीज जितनी भी हैं जो आपकी पुरानी हैं कागजों पत्रों में, उसको रेस्टोर करो, आपको पता चल जाएगा किस किस ने कब्जा किया। अगर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कहने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, तो इससे अब फिर प्रधानमंत्री रह गए हैं। सर टोनी सर, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है यहीं पे आकर, जो आपने बात की कि जिस तरह से वाटर बॉडी पर कब्जा करना, गैर कानूनी वाटर बॉडी पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, अवैध रूप से कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो वाटर बॉडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज, दूसरा सर, जब भी जिस तरह से आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो सर वही कहना चाहेंगे, वही अगर किसी गरीब का कोई ढाबा हो जिसका 40 साल से जो चाय पानी अपना घर का चलाता हो, उस पर अगर चलानी हो कार्रवाई, तो 2 सेकंड नहीं लगते कार्रवाई होते हुए। फिर इन मंत्रियों को, इन संतरियों को, जिनकी अपनी सरकारें हैं, अपनी सेंटर केंद्र में बैठे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन सा इनके गले में घंटी बांधेगा? मैं वही कह रहा हूँ। फिर यहाँ तो आप ये बोल दो कि भाई हमने पिक एंड चूज करना है, तो यहाँ फिर सबको बराबर नजर से देखा जाए, और जब तक ये बचाया नहीं जाएगा तो मेरे इलाके का जो ये पैडी बेल्ट है ये नुकसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते थे गांव गांव सड़कें पहुंचेगी, गांव गांव पानी पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगी, और पानी तो आज गांव की हालत ये है हमारे आरएसपुरा की, क्योंकि हम भी जाकर कवरेज करते हैं, कितना मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए। यहाँ पे डीडीसी मेंबर जनता ने यहाँ पर विश्वास जताया, उनके विश्वास पर खरा उतना इन सब हालातों को देखकर। सर
बहुत मुश्किल हो गया रश्मि जी, आप सच मानिए बहुत मुश्किल हो गया। और आज की डेट में हम ये समझें कि हमारे लिए काम करना, जो लोगों की आशाएं हैं वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी में कोई आगे पीछे किसी को रिक्वेस्ट करके भाई कुछ बोल दिया तो हो गया कुछ, अदरवाइज अगर बोलेंगे कि भाई सरकार के तौर से कोई ऐसा पूरा थ्रस्ट दिया जा रहा है रूरल, वो अभी मिसिंग है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के गवर्नर साहब ने खुद कहा, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। मैं आपको मिसाल देता हूं, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, PMAY के जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसके तहत लोगों को पैसे मिलने हैं। आज दिन तक पिछले 2 साल से पैसे एक फंड में हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं, तो हु विल परस्यू। और मैं कहता हूं, मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, पूरी बीजेपी जो जम्मू कश्मीर की है इनसे निवेदन है, ये एडवाइजर आप बदलें, परफॉर्मेंस देखें इनकी, कौन इलाकों में जाता है, कौन लोगों से मिलता है, कौन गांव में जाता है। ये अंग्रेजों के वायसराय से बदतर हो चुके हैं, इनकी परफॉर्मेंस नील है। 1-2 एडवाइजर मिलता है, जो लोकल है शायद उसको ये होता है कि भाई मैंने फिर लोगों में घूमना है। वो एक फारूक खान है, उसको लोग पकड़ लेते हैं लोग जाके कि भाई हाँ जी चलो जी इधर चलो इधर चलो, लेकिन बाकियों का क्या है, वो कभी किसी को मिले ही नहीं। एक बार कोरोना छू के क्या गुजरा, वो मिलना ही छोड़ बैठे हैं आप लोगों से। तो जनता का क्या? आप लोगों को आप डिवकॉम DC दफ्तरों में जाके बोलें कि जनाब आप चाहे अपने कमरे के बाहर एक टीवी लगा दें, वहां पे लोगों को एड्रेस करें। अगर आप अंदर नहीं बुला सकते आप बाहर लगाएं, आप वर्चुअल मोड पे ही लोगों से बातचीत करें, लेकिन लोगों को मिलें, लोगों के इलाकों में जाएं। हेल्थ का जो अभी कोरोना का जो आया थोड़ा सा गिरावट आई है, इसकी वाह लूटनी बंद करें। पहले भी ऐसा हुआ था और हमने पूरी दुनिया में गा दिया हमने कोरोना को हरा दिया और कोरोना को खत्म कर दिया। अभी कोरोना की तीसरी वेव आ रही है, ये जो बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आई है, इससे आपको टाइम मिला है कि अगली 3rd वेव के लिए तैयारी कर लें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी संक्रमित लोगों की संख्या आ रही है सामने, पर सरकार प्रशासन की ओर से क्या क्या इंतजाम किए, जिस तरह से हर पंचायत में 5 बेडेड यानी कि बेडों, मैं आपको उसका भी बता दूं, वो 5 बेडेड भी है, ये भी बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। टांगे नहीं सीधी हो रही, जो बेड दिए हैं उनकी वो खड़े नहीं हो पा रहे कहीं जगह, इतनी पुअर क्वालिटी के बेड दे दिए हैं, और कहीं पंखा है कहीं है नहीं, कुछ ऐसे लगा के आ गए हैं गर्दो गुबार में। तो इस तरह से कोरोना को हराएंगे, तो कौन सा कोरोना हरा लेंगे हम। मैं तो ये कह रहा हूं, जो आपके हेल्थ सेंटर बने हैं उनको खाली मत करें, वहां फार्मासिस्ट ही बैठे हैं, उनको अच्छी तरह से मजबूत करें, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ठीक करें, ताकि जब माइल्ड भी आपका आता है, उसका थोड़े बहुत सिम्टम आते हैं तो उसको दवाई देकर वहीं ठीक कर दिया जाए, उसको मॉडरेट ना बनने दिया जाए, मॉडरेट से सीवियर हो जाएगा वो। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। और जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी गवर्नर साहब से अपील है जनाब कि ये तमाम निजाम आपका फेल हो चुका है। आपके पास आज दिन तक सॉरी मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाँव को कुछ छू गया था तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज की डेट में अगर आप रूरल लेवल पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो ठप हो चुका है। रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर तभी ठीक चल सकता है जब डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ जो है जाके रेगुलर राउंड मारे, चेक करे। वो AC कमरों में बैठे हैं, उनको बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। अतुल टुल्लू जी के बारे में क्या मैं कह रहा हूँ कि फोन धर कर बैठे हैं सर, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। वो जनाब मुझे मीडिया पूछती है तो कहते हैं मैं श्रीनगर में था, यानी जम्मू को रब के हवाले, भगवान के हवाले छोड़ा। मैं ये कहूँगा कि आपने पिछले दिनों एक संत कुमार जी हैं, उन्होंने फ्रीलांसिंग करते हैं जर्नलिज्म, तो अर्थ न्यूज़ के ऊपर भी वो कुछ देते रहते हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी करी थी कि जम्मू में टोटल 14 AC ये ऑक्सीजन के प्लांट हैं और कश्मीर में 34 हैं। बिल्कुल ठीक है, अब इनके थोड़े बढ़ गए होंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने स्टोरी करी थी मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, आज से 10 दिन 15 दिन पहले की बात है। आज आप समझो कि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद
हमारे लोग जो है उनका क्या कसूर है कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज दिन तक पुअर जा रहा है। उनका डेथ रेट देखो आप कितना डाउन है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलती रही कश्मीर में। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपना भी तो ठीक करना है। किसके पास जाना है? हमने कश्मीर थोड़ी जाना है इलाज कराने, हमने यहीं रहना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो जनाब आपको इस वक्त गवर्नर साहब और नए मेहता साहब आए हैं जनाब, इसमें आपको पूरा दुरुस्तीकरण करना होगा। और सबसे बड़ी बेनती है मेरी मोदी साहब से, ये एडवाइजर चेंज करें। देखें इनकी परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। आपके अपने लीडरों की बात नहीं सुनते हैं। यहाँ पे कमिश्नरों के पास 2-2 चार्ज हैं, 4-4 महकमे हैं, वो किसी के देख ही नहीं पाते। मेरे इलाके में रेवेन्यू का इतना बड़ा पंगा है कि पूछे मत, लेकिन किसी की गर्दौरी नहीं चढ़ी है। वो कौन करेगा? कब करेंगे? 12-12 साल से गिरदौरियां पेंडिंग पड़ी हैं। वन प्रोटेक्ट और द अदर। हम इधर बिजी हैं, हम उधर बिजी हैं, तो लेकिन इसका किसान का ये काम कौन करेगा? कौन आखिर करेगा? कल उसको ट्रैक्टर का लोन लेना है, कल उसको हर चीज करनी है, वो उस वक्त चाहिए, वो होगा ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नहीं है कि एक तरफ ध्यान दें तो दूसरे सारे महकमे ठप हो जाएं। ऐसा नहीं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, उसका फर्ज बनता है इलाके में जाएं, जाके देखें भाई, देखें इरिगेशन के लिए क्या चाहिए, देखें अगले बीज और खाद है कि नहीं है। लेकिन बंद कमरों में बैठे हैं, एसी कमरे मिले हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। मैं कह रहा हूं परफॉर्मेंस वाइज रिप्लेसमेंट कर दें इन लोगों की, जो हमको चाहिए नहीं ऐसे डायरेक्टर जो फील्ड में जाने से कतरा रहे हैं और कतराते हैं। बिल्कुल आम जनता के सामने नहीं जा रहे, धोखा दे रहे हैं गवर्नर साहब आपको। ये लोग हमारे जो जख्म है किसानों के, उसके ऊपर नमक मल रहे हैं। ये हम आगे ही बड़े दुखी हैं कि हमारी कमाइयां बंद हो चुकी हैं बिल्कुल, क्योंकि किसान का कभी फसल नुकसान हो जाता है हेल स्टॉर्म से, जिसको हम बर्फबारी कहते हैं या ऐन कहते हैं, उसका मुआवजा आज दिन तक पेंडिंग पड़ा है सुचेतगढ़ के अंदर। जो हमारी तार आगे आ गई थी, तारबंदी के कारण आगे चली गई है पाकिस्तान के साथ, ना उसका रेंट है, ना मुआवजा, कुछ नहीं मिल रहा हमको। फिर आज तक मंत्री संतरी क्या करते रहे? पिछली बार 7 साल पहले अमित शाह जी ने आरएसपुरा के अंदर वादा किया कि मोदी सरकार आएगी आपको सारा मुआवजा मिलेगा। आज दिन तक, आज 7 साल हो गए, पहला टर्म गया, दूसरा टर्म के 2 साल हो गए, पता नहीं किस बात की 7 साल की खुशी मना रहे हैं ये लोग। हमारा एक पैसा नहीं दिया उन मुआवजे का। हमारे कई रिटायर्ड कैप्टन इसी लड़ाई में लड़ते लड़ते बेचारे जिंदगी के आखिरी कगार पे पहुंच गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा उनको। अब बीएसएफ ने एक और फैसला किया, वो कह रहे हैं 135 फुट और पीछे आके, जो तार लगी है उसके 135 फुट और पीछे एक नया बांध लगाया जाएगा। हजारों एकड़ जमीन फिर तबाह हो जाएगी हमारी। लगाने लगे थे, फिर मुझे डिप्टी कमिश्नर से बात करनी पड़ी, उनको रुकवाया, और वो ठंडे बस्ते में इसलिए डाला गया कि कोरोना चल रहा है और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 144 भी लगी है तो आप मत करो, नहीं तो ये हमारा और बढ़ जाएगा। इस प्रिटेक्स्ट में वो बंद हुआ है। लेकिन मैं अपील करूंगा राजनाथ सिंह जी से, इसमें देखें फौरी तौर पे 135 फुट आगे जाएं। पाकिस्तान की खेतीबाड़ी 0 लाइन तक हो रही है। क्या वजह है कि हम लोग इतने कमजोर हैं? आप बोलते थे कि हम लाल आंख दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने कौन कौन से वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं हो रहा। आपने पूछा था सवाल कि 370 टूट गई, मैं कहूंगा रेस्टोर हो जानी चाहिए 370। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मैं आई सपोर्ट दैट, क्योंकि मुझे 370 टूटने से फायदा क्या होता है वो नहीं मुझे नजर आ रहा। आपने बोला नौकरियां ही नौकरियां आ जाएंगी, कहां गई? आज आम जनता भी तो पछता रही है कि हम क्यों उस समय समर्थन। मैं कह रहा हूं, आपने देखे ना, आपने एक्साइज पॉलिसी लाई, कौन सी जगह डिस्कस हुई वो? अगर हम चुने गए थे तो आप हमारे साथ ही डिस्कस करते, जो डीडीसी थे, मेंबर थे, हम आपको अपनी राय देते। लेकिन 4 ब्यूरोक्रेट्स ने बैठ के वो बनाई, और 140 दुकानें जो हैं वो बाहर के लोगों ने वो उनने लिए, जो इस देश में सबसे बड़ा धंधा करते हैं, शराब का, माइनिंग का देखें तवी के अंदर। आज हाई कोर्ट ने भी इसका, मैं बोलूंगा कि संज्ञान ले इसका, हमारे जो सीजीएम साहब हैं वो भी इसका संज्ञान लें। आपने बैन लगाया, ठीक है, इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लीगल तरीके से अलाउड है, आप देखें उसका क्या हो रहा है। एक ट्रॉली जो 800 रुपए की मिलती थी रेत की, डीसी साहब ने ऑर्डर निकाल दिया कि वो रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा कैसे नहीं होगा? 4000 रुपए की एक ट्रॉली रेत की मिल रही है। शहर में ट्रैक्टर, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी अंदर होती है तो
100-200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया चलान होता है। अगर ट्रैक्टर माइनिंग वाला पकड़ा जाए 70,000 रुपया चलान है। जो मारना है, किसान को मारने की नीति बनाई जा रही है। तो मैं पूछता हूं जनाब, मेरी हाई कोर्ट से भी अपील है, ये मेरी सो मोटो अपील सुनी जाए कि जनाब मुझे ये बताएं कि जब माइनिंग होती है, माइनिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आज की डेट में जितनी रेत उठाई जा रही है वो गांव के पास से उठाई जा रही है, चाहे तवी का इस किनारा चाहे दूसरा किनारा है, जिधर जिधर गांव लगते हैं उसके पास पास से उठाई जा रही है। विद द रिजल्ट ये बेड बहुत ऊंचा हो गया है और अगली बार फ्लड आएगा तो लोगों के गांव में घुस जाएगा, क्योंकि वो नीचे जा चुका है, वो लेवल, गांव के गांव तबाह होंगे। तो बराए मेहरबानी ये बैन हटाएं और इसको एक सुपरविजन के तहत जो माइनिंग का जो ऑफिसर है ये भी सिर्फ माइनिंग के माफिया के साथ मिलकर गोरख धंधा मत बनाएं। पंजाब से लेके जम्मू तक जितने हैं, यूपी से लेके सारे माइनिंग के माफिया इकट्ठे हुए हैं, उनका राज चल रहा है यहाँ पर। सर किस तरह से व्यवस्था को ठीक किया? मैं कह रहा हूं कि हमें तो सबसे बड़ी बात है, मोदी साहब आप अपना वादा पूरा करें, हमारी स्टेटहुड वापस करें। हम इन ये जो वाइसराय बने घूम रहे हैं, ये एडवाइजरों से छुटकारा हो, क्योंकि इन्होंने वोट नहीं लड़े, इन्होंने ये ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं, इनको किसी को जरूरत नहीं है लोगों के साथ मिलने की, हाथ मिलाने की, कोई बात करने की, कोई लोगों का दुख दर्द पूछने की, क्योंकि इन्होंने वोट नहीं लेना है। डर उसी को है जिसने वोट लेना है, वो लोगों में जाएगा जनता का विश्वास जीतने। ये तो औरंगजेब से भी बदतर हो गए। ये तो जनाब आप समझ नहीं रहे जुल्म कितना कर रहे हैं इस वक्त। सर आज हर गली नुक्कड़ से आवाज आ रही है कि वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। एक तो वो क्योंकि आपने किसको पूछ के उनको परमिशन दे दी? पहले जो दुकानें खुली थी वो सारा वो जो आपने बोला था कि रिलीजियस प्लेस से दूर होनी चाहिए, स्कूल से तो दूर होनी चाहिए, या सोशल कोई ऐसा एरिया उससे दूर होनी चाहिए। आपने क्या किया जनाब? आपने उनको घर बैठे परमिशनें दे दी हैं। लोगों का आज जम्मू में जो लोग इसी बात पे चल रहे थे, रोजी रोटी चल रही थी, उनके परिवार पल रहे थे, जो उनको एकदम सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि किस बिना पे आपने खत्म कर दिया? किस ओर सर जम्मू को लेके जा रहे हैं? किस ओर तस्वीर किस ओर जा रही है? बद से बदतर की तरफ जा रही है और बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए, सीधे लफ्जों में। चाहे वो आप आज एक और सवाल, जम्मू में 200 से ज्यादा ठेके की यहाँ परमिशन और कश्मीर में सिर्फ 20 सर, और जब फैसिलिटी की बात आती, प्लांट्स की बात होती वहां ज्यादा, और जम्मू में कभी क्यों आखिर? ये आप ये सवाल बीजेपी से पूछें जिन्होंने कहा था कि हम जम्मू के साथ इंसाफ करेंगे। जो 70 साल से ना इंसाफी हो रही है उसको ठीक करने निकले थे ये लोग, और इसी बिना पे लोगों ने इनको सबसे ज्यादा वो 25 सीटें दी थी। ये सवाल उनको पूछे। आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं, आज गली गली में गालियां पड़ रही हैं इनको। वो इसीलिए कि ये लोग आज फेल हो चुके हैं, बुरी तरह फेल हो चुके हैं। इनका आज लोगों को सामना नहीं कर सकते। तरक्की के नाम पे इन्होंने बिग जीरो किया। तरक्की के नाम पे आज इन लोगों ने, मुझे बताएं कोई जम्मू में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया? बताएं, आप देखें, आप तो पत्रकार हैं, आपके सामने ज्यादा है, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया? ये लोग आज लोगों के सामने बिल्कुल इनके नकाब चेहरों से उतर चुके हैं। ये इन लोगों ने जम्मू के साथ ज्यादती की है। मैं कहता हूं कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे चुका हूं, मेरा कोई उनसे नाता नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया। उन्होंने मेरे खिलाफ कैंडिडेट भी खड़ा किया था, सो इसलिए मेरा कोई, लेकिन जहां तक फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है जिस पे आपने बात शुरू की है, मैं समझता हूं कि मैं उस बयान को दर्जा ब दर्जा सपोर्ट करता हूं। वो इसलिए आज नेतागण, आज आप भी इसी नहीं, आज तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर करो, पर ओपनली सर नहीं कहते ना बीजेपी वाले। नहीं, वो उनकी कोई, वहां पे तो सिर्फ वो है ना, 2 टीचर हैं पूरे हिंदुस्तान में, 2 टीचर हैं, एक मोदी साहब, एक अमित शाह जी, बाकी सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट टीचर के सामने बोल नहीं सकता। तो वहां पे वो पहले होती थी बीजेपी की पार्टी जहां पे सब बोल सकते थे। तो सर आम जनता का क्या हुआ? वहां पे अब कोई डेमोक्रेसी नहीं रही बीजेपी के अंदर। वो बन गए जो चाय वाले बनने थे प्रधानमंत्री, अब आगे कोई नहीं बनेगा जब तक वो 2 हैं वहां पर, उनके मर्जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ये एक नई डेमोक्रेसी की परिभाषा हमको सिखाई जा रही है। हम नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे वही हिंदू माने जाएंगे जो जिनकी बोधी होगी, नहीं तो वो नहीं माने जाएंगे। बोले ऐसे तो उनके कार्यक्रम आने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं
धर्मों की राजनीति से बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी ने धर्मों की राजनीति अंदर करनी शुरू कर दी। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, मुस्लिम को सिख से लड़ाया, उसको उससे लड़ाया और राजनीतिक फायदा ढूंढा। मैं कहता हूँ आपने जो वादा किया था, जो सबसे पहला नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, अगर उसी पे चले होते तो ये देश कहीं का कहीं पहुंचा होता। धन्यवाद तरनजीत टोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी ही कटाक्ष भरी बातें जो कि भाजपा को आईना दिखाया तरनजीत सिंह टोनी, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक वायदा किया था सबका साथ सबका विकास, साथ तो मिला पर विकास कहाँ। गाँवों की हालत देख लीजिए, पानी से महरूम वो लोग हैं, बिजली से वो सड़कें तक नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि नेतागणों ने इनके वाटर बॉडी के पे कब्जे किए हुए, तो कहाँ से आएगा पानी। और साथ ही साथ जिस तरह का माहौल है जम्मू कश्मीर का, और अब तो पहले तो सिविल सोसाइटी के लोग, अब नेतागण जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अब डीडीसी मेंबर भी कहना शुरू हो चुके हैं कि हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड चाहिए। हर जन अब समझ चुका है कि 370 का क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। क्योंकि जिस तरह से हरे सब बाग दिखाए गए थे, सब्ज बाग जनता को दिखाए गए थे, हसीन सपने मुंगेरी लाल के दिखाए गए थे, तो प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होएगी, बेरोजगारी दूर होगी। पर आए दिन आप देख रहे हैं, कल का बताएंगे तो 94 पे 17 पैसे तो पेट्रोल के दाम हो गए। तो खुद सोचिए किस तरह एलपीजी की दाम दरें ऊपर जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, कोरोना की महामारी है, बेरोजगारी पीक पर है, पर ब्यूरोक्रेसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ये नेतागण। तो आखिर किसके हाथ है कमान, कौन संभालेगा कमान, किस तरह से मसीहा बनकर कोई आएगा जो जनता की परेशानियों का समाधान करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल आज हम अपनी जनता पर भी छोड़े जाते हैं। क्या वाकई जो हमने आज एक वार्ता की है कि वाकई रेस्टोरेशन होनी चाहिए स्टेटहुड की, या वैसे ही 370 टूटनेगा, यूटी का दर्जा मिलने के बाद जनता ने क्या खोया क्या पाया। अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के हित के साथ जुड़ी हुई हैं। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।